अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, 7वां लेक्चर है स्टॉक एंड देयर वैल्यूएशन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था बॉन्ड्स को और उससे पहले हम डिस्कस किया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में बयान किया था कि फिनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली उसका पर्पस क्या होता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर क्या रिटर्न्स आ रहे हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमने दो ही डिस्कस किए थे कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी और वेल्थ मैनेजमेंट को किस तरह हम मैयर करते हैं। तो जब भी हम कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं हमें ज़रूर पता कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, और जब कैपिटल या सरमाए की जब ज़रूरत पड़ती है तो उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। कॉमनली दो तरीके यूज़ किए जाते हैं, या तो आप बॉन्ड इशू कर देते हैं जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, या शेयर्स या स्टॉक वैल्यूएशन। शेयर्स का ताल्लुक इक्विटी से होता है, तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक एंड देयर वैल्यूएशन को डिस्कस करते हैं। इसमें फीचर्स हम डिस्कस करेंगे कॉमन स्टॉक के, हम डिटरमाइन करेंगे कॉमन स्टॉक की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, एफिशिएंट मार्केट किसे कहते हैं और प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है। कॉमन स्टॉक क्या चीज़ होती है? कॉमन स्टॉक का जो होता है बेसिकली उसमें कंपनी अपने कैपिटल इकट्ठा करने के लिए मार्केट में शेयर्स को अनाउंस करती है। सबसे पहले क्या है जी, जब वो शेयर होल्डर होता है उसको क्या वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसकी ऑनरशिप को। इसकी हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि आप कोई कारोबार करने जा रहे हैं और उस कारोबार को करने के लिए आपको सरमाए की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ इकट्ठा करने के लिए कंपनी क्या करती है, शेयर्स अनाउंस करती है, स्टॉक अनाउंस करती है अपना। अब शेयर की जो वैल्यूज़ है, फेस वैल्यू नॉर्मली जो चलती है मार्केट में होती है 10 रुपीज़। 10 का भी हो सकता है, 20 का, 50 का, 100 का, लेकिन नॉर्मली 10 रुपीज़ चलती है। ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू है, यानी कि 10 रुपीज़ शेयर का मतलब ये हुआ कि जिसके पास वो शेयर होल्डर है जो उसका उस कंपनी में उतने % ऑनरशिप है। यानी कि फ्रैक्शन जो फॉर्म है वो बेसिकली उसकी क्या है, कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका कंपनी में उसकी ऑनरशिप है। तो क्या कंपनी की ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करता है शेयर होल्डर। ऑनरशिप एम्प्लॉयज़ कंट्रोल, स्टॉक होल्डर इलेक्ट डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स इलेक्ट मैनेजमेंट और मैनेजमेंट गोल्स मिनिमाइज। ये बेसिकली प्रोसेस है। तो हम बात कर रहे थे शेयर्स के थ्रू पैसा इकट्ठा करना। अब एक कंपनी है, उसको काम करने के लिए उसने कोई लैंड एक्वायर करनी है, ख़रीदनी है, उसमें बिल्डिंग बनानी है, कोई प्लांट मशीनरी लगानी है, तो फॉर एग्जांपल उसको 1 करोड़ रुपये चाहिए। अब शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है, इसका मतलब है आप उसको कितने शेयर उसके वो अनाउंस करेगा, 10 लाख शेयर करेगा। अब शेयर अनाउंस करने के लिए मार्केट की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी मार्केट, एक होती है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होती है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जिक्र किया था आईपीओ का, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब पहली दफ़ा कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में अनाउंस करने जाती है पैसा इकट्ठा करने के लिए, उसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट। जब शेयर्स सेल आउट हो जाते हैं, बैलेटिंग हो जाती है, उसके बाद जब सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स की बाइंग परचेजिंग हो रही होती है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। जैसे बाज़ का आप देखते हैं डेली स्टॉक एक्सचेंज में इतने शेयर इस का कारोबार हुआ, इतने शेयर्स बिक गए, इतने खरीद लिए, वो बेसिकली सेकेंडरी मार्केट है। हमने शुरू में कुछ कंपनी की टाइप्स पढ़ी थी, एंटिटी की टाइप्स पढ़ी थी। एक सोल प्रोप्राइटर था, फिर उसके बाद पार्टनर्स था। सोल प्रोप्राइटर में क्या था कि वो इंडिविजुअली काम करता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी ड्यूटीज उसकी अपनी होती हैं। पार्टनर्स में कैपिटल इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सा अब कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है, पेचीदगी ज़्यादा है। वो पेचीदगी क्या होती है, मिसाल के तौर पर आपने कोई कारोबार शुरू किया, इनिशियली आप 5 पार्टनर्स थे, 20% हर पार्टनर का शेयर था, मिस्टर ए बी सी डी ई का। अब पार्टनरशिप में प्रॉब्लम ये होती है कि बाज़ औक़ात एडमिशन हो रहा होता है पार्टनर का, या बाज़ औक़ात रिटायरमेंट हो रही होती है पार्टनर की, या एग्जिट कर रहा होता है। तो हर दफ़ा आपको रेशो रिवाइज करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल आपने जब कारोबार स्टार्ट किया था, जब आपकी एंटिटी पार्टनरशिप की थी, उसमें क्या है जी 5 पार्टनर से 20-20% की रेशो थी। अगर अब छठा पार्टनर आ गया तो तमाम पार्टनर की रेशो चेंज हो जाएगी डेफिनेटली। इसी तरीके से अगर 5 पार्टनर से एक एग्जिट हो गया या रिटायर हो गया, 4 पार्टनर रह गए, फिर तो वहाँ पे अकाउंटिंग एंट्रीज पार्टनरशिप में बार बार करनी पड़ती हैं, बार बार करनी पड़ती हैं। जब भी कोई एंट्री होगी, जब भी कोई एग्जिट होगा या पार्टनर रिटायर होगा। तो कंपनी अकाउंट में इस कम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए क्या होता है कि बॉन्ड्स या शेयर इशू किए जाते हैं। अब वहाँ पे कंपनी की खूबसूरती यही है कि आपको बार बार जो है रेशो चेंज नहीं करनी पड़ती, कंपनी का कैपिटल वहीं रहता है। जो शेयर्स है मार्केट में बाय सेल होते हैं, आपका नया एक किस्म का पार्टनर या शेयर होल्डर आ रहा होता जा रहा, तो आपस में लेन देन कर होते हैं। लेकिन आपको एज ए होल, जिससे हम बात की, अगर कंपनी ने 1 करोड़ रुपये का मार्केट में शेयर बेचे, 10 लाख शेयर बेचे हैं, तो ये 10 रुपये का एक शेयर है। तो अब 10 लाख शेयर थे, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने जो है शेयर खरीद लिए 1 लाख, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 लाख उसने शेयर खरीदी, 10 रुपये का एक था, तो इसका मतलब उस बंदे का, मिस्टर ए का, जो कंपनी में शेयर हो गया वो 10% हो गया। मिस्टर बी ने
20 लाख शेयर खरीद लिए, तो इसका मतलब ये हुआ 2 लाख शेयर खरीद लिए, 2 लाख का मतलब 20 लाख की उसने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के प्रॉफिट में 20% शेयर उसको जाएगा। तो जो जो नंबर ऑफ शेयर बढ़ते जाएंगे रेशो बढ़ती जाएगी, जो जो नंबर शेयर कम होते जाएंगे रेशो कम होती जाएगी। तो अब कंपनी का तो पेड अप कैपिटल वही 1 करोड़ पे है। अब नीचे जब सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स बाय परचेज हो रहे हैं, कंपनी का शेयर वहीं पे खड़ा हुआ है। अब फॉर एग्जांपल जो जिसने 1 लाख शेयर लिए थे 10 लाख रुपए के, उसने अगर बिल फर्ज वो शेयर वो मार्केट से जाना चाह रहा है, उसे पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो हो सकता है जिसने 2 लाख शेयर खरीदे वो उससे शेयर खरीद ले। तो जब उसने 1 लाख शेयर उससे खरीद लिया, उसको कैश पेमेंट कर दिया, अब शेयर उसके पास जो इसके पास 2 लाख था मिस्टर बी के पास, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास अब शेयर की वैल्यू 3 लाख होगी, यानी कि 30 लाख के शेयर उसके पास है। इसका मतलब वो कंपनी के प्रॉफिट का 30% मालिक है। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट को समझेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी कि जब भी कंपनी को किसी इदारे को पैसे की ज़रूरत होती है तो मुख्तलिफ वो जो है ना टूल्स यूज़ करती है पैसा इकट्ठा करने के लिए, सरमाया इकट्ठा करने के लिए। तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो किस तरह करती है। वो 2 ही तरीके हैं। बार बार रिपीट करने का मकसद ये होता है इन बात का कि आपको ज़हन नशीन हो जाए। एक शेयर्स था, दूसरा बॉन्ड थे। बॉन्ड हमने पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल से डिस्कस किया, आज हम शेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। शेयर में आपके पास ओनरशिप भी होती है। अच्छा, अब जब हम शेयर की बात करेंगे कुछ एथिकल क्वेश्चन भी हमारे जहन में आते हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी मैं आपको मुझे साथ साथ चीज़ बताता जाऊँ। शेयर की वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ है, अगर उसकी मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू प्राइस सेम है, अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी शेयर की, मार्केट प्राइस भी अगर 10 रुपीज़ है, तो इसका मतलब ये एट पार है। एट पार का मतलब ये हुआ कि जब किसी भी शेयर की फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू बराबर हो, इक्वल हो, तो उसे कहते हैं एट पार। अब शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ थी, मार्केट प्राइस फॉर एग्जांपल उसकी 13 रुपीज़ है, इसका मतलब ये हुआ फेस वैल्यू से उसका जो है मार्केट वैल्यू ज़्यादा है। वो जो डिफरेंस है 3 रुपये, वो उसका प्रीमियम है। इसी से वाइस वर्सा अगर देखे जाए रेसिप्रोकली, अगर बिल फर्ज फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी और मार्केट प्राइस 8 रुपीज़ है, उससे कम है, तो 2 रुपये क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया। तो सिंपल सी चीज़ याद रखिएगा, एक होती है पार वैल्यू, एक होती है प्रीमियम वैल्यू, एक होती है डिस्काउंट। पार वैल्यू का मतलब है कि आपकी मार्केट प्राइस और फेस वैल्यू सेम है। प्रीमियम का मतलब ये है कि मार्केट प्राइस ज़्यादा है, फेस वैल्यू कम है, या फेस वैल्यू से मार्केट प्राइस ज़्यादा है। और डिस्काउंट वैल्यू का मतलब ये होता है कि आपकी जो शेयर की फेस वैल्यू है उसकी मार्केट वैल्यू उससे कम है, इसे डिस्काउंट कहते हैं। अच्छा, अब जब शेयर अनाउंस करती है तो उसमें ये देखा जाता है कि कंपनी का बेसिकली पर्पस क्या है। आया वो शेयर कंपनी की ग्रोथ के लिए अनाउंस कर रही है, एम्प्लॉयज़ के लिए कर रही है, या शेयर होल्डर के बेनिफिट्स के लिए कर रही है। शुड मैनेजमेंट बी इक्वली कंसर्न्ड अबाउट एम्प्लॉयज़, कस्टमर, सप्लायर एंड द पब्लिक और जस्ट स्टॉक होल्डर्स। दूसरा क्वेश्चन ऐसे के लिए हमारे ध्यान में आता है, इन एन एंटरप्राइज इकोनॉमी मैनेजमेंट शुड वर्क फॉर स्टॉक होल्डर सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट। एनवायरमेंटल कंस्ट्रेंट हो सकता है, फेयर हायरिंग हो सकती है, कंपटीशन हो सकता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, इनिशियल पीबीओ, आईपीओ। अच्छा, अब डिफरेंट अप्रोचेस फॉर वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक क्या है। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है कि हम यूज़ करते हैं। अब हमने देखना होता है कि आज जो हमारे शेयर की वैल्यू है वो 3 साल बाद कितनी होगी, ठीक है ना। हम अपने उस शेयर की वैल्यू लगाते हैं। अगर आज मैं सरमायाकारी कर रहा हूँ, आज मैंने फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर किसी कंपनी खरीदे हैं, तो मैं ये देखना चाहता हूँ इन शेयर्स की 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद क्या वैल्यू होगी। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जो शेयर की प्राइस होती है करंट ईयर, जब भी जहाँ करंट ईयर की बात आएगी वो पी नॉट, डिविडेंड को हो तो डी नॉट, ग्रोथ की बात होगी तो जी नॉट। तो ये वर्ड आपने, रिटर्न की बात होगी तो आप कहीं जा, बाज़ बुक्स में उसको रिटर्न को आर से शो किया हुआ होता है, बाज़ बुक्स में उसको के से भी शो किया जाता है। तो हम मुख्तलिफ अप्रोचेस का डिस्कस कर रहे थे। वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक के अप्रोचेस के हैं। डिविडेंड ग्रोथ मॉडल है, जिसको आगे चल के हम एक एग्जांपल से डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। और कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल है, यूजिंग मल्टीप्लाई कंपेरेबल मॉडल है। ये एक फार्मूला इसको ध्यान में रखिएगा, पी नॉट। पी नॉट का मतलब हुआ करंट ईयर प्राइस, D1 मतलब पहले साल का डिविडेंड। डिविडेंड याद रखिए कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके 1 साल बाद आपको डिविडेंड मिलता है। तो पहले साल डी नॉट होगा, फर्स्ट ईयर क्या होगा, डी नॉट। साल गुजरने के बाद जो कंपनी आपको प्रॉफिट अनाउंस करती है उस शेयर को उसे डिविडेंड बोलते हैं, तो उसको D1 कहेंगे। यानी कि पहले साल का डिविडेंड, दूसरे साल का डिविडेंड, तीसरे साल का डिविडेंड, अप टू सो ऑन नंबर ऑफ ईयर्स। पी नॉट का मतलब उस करंट ईयर जो आपकी प्राइस है, मार्केट प्राइस। 1 + KS, के मीन रेट ऑफ रिटर्न।
अब बास बुक्स में ये आर लिखा होगा, बास में के लिखा होगा, तो आपने परेशान होना। कंसेप्ट ये है कि ये रिटर्न की रेट होगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या था प्लस अब नंबर ऑफ ईयर्स, ये हमने फार्मूला याद रखना है, अप टू सो ऑन डी इन्फिनिटी ओवर 1 प्लस के रिटर्न इन्फिनिटी, नंबर ऑफ एन भी कहते हैं उसको। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज द प्रेजेंट वैल्यू फॉर द फ्यूचर डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू द जनरेटेड बाय द स्टॉक। अब D1 पहले साल का डिविडेंड, वो कब आएगा? D0, जो पहले साल का D0 था, करंट ईयर का डिविडेंड। 1 प्लस जी, जी स्टैंड फॉर ग्रोथ। ये ग्रोथ रेट क्या है? ये कंपनी कहती है हमारा जो कंपनी आप शेयर खरीदें, इस शेयर की ग्रोथ है 4.5% या 5% या 6%। हर साल ये जो है शेयर वो 5% से ग्रो करेगा, तो इसका मतलब उसका ग्रोथ रेट 5% है, या 4.5% से ग्रोथ करेगा, या 6% से ग्रोथ करेगा, तो ग्रोथ रेट हो गया। कंपनी कहती है कि आप हमारे शेयर का जो रेट ऑफ रिटर्न है 4 साल बाद 11% है, तो नंबर ऑफ ईयर 4 हो गए और ग्रोथ रेट 4.5% हो गया, और रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना हो गया कि वो 11% हो गया। तो D1 का फार्मूला क्या होगा? अपने फार्मूला याद रखना, D0 इज इक्वल टू 1 प्लस जी, जी फॉर ग्रोथ पहला साल, D2 D0 1 प्लस G2, यानी कि यहाँ N1 आ जाएगा, N2 आ जाएगा, N3 अप टू 1 T फॉर टाइम पीरियड। इफ G इज कांस्टेंट, अगर ग्रोथ कंपनी कहती है कि हर साल 5% हमारा शेयर ग्रो करेगा, अगर ग्रोथ कांस्टेंट है तो डिविडेंड ग्रोथ फार्मूला क्या होगा? ये फार्मूला अपने ध्यान में रखना है, P0 D0 इंटू 1 प्लस जी ग्रोथ ओवर रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न यानी KS माइनस जी। इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ये देखें D1 का फार्मूला था, D1 क्या था? D1 इज इक्वल टू D0 1 प्लस जी, ठीक है ना। तो इस फार्मूले को मैंने D1 का नाम दे दिया। तो सिंपल फार्मूला याद रखें, जब P0 करंट ईयर की प्राइस की बात हो रही होगी तो पहले साल का डिविडेंड ओवर पहले साल का रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ रेट, ठीक है जी। ये हमने इसको ग्राफिकली शो किया, फ्यूचर डिविडेंड वैल्यू, ये डॉलर रेट है, ये 0.25% हमने इसका ग्रोथ रेट देखा, ये ग्रेजुअली बढ़ रहा है। डी टी इज इक्वल टू वही फार्मूला, D0 इज इक्वल टू 1 प्लस जी ओवर टी। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू का आ गया, प्रेजेंट वैल्यू डिविडेंड इज इक्वल टू डी ओवर 1 प्लस के, तो ये प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आ गया। तो हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू को निकालते, इस तरह हमने टाइम वैल्यू मनी में पढ़ा था। अब यहाँ जो बात समझने की है वो ये है कि इफ ग्रोथ रेट, अगर ग्रोथ रेट रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है, अगर ग्रोथ रेट रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है, द कांस्टेंट ग्रोथ फार्मूला लीड्स टू अ नेगेटिव स्टॉक प्राइस। क्यों? लोग कहेंगे भाई रेट ऑफ रिटर्न कम है, ग्रोथ ज़्यादा है, तो उसकी मार्केट प्राइस हमेशा लो होगी। अगर ग्रोथ रेट से आपका रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है तो मार्केट की स्टॉक वैल्यू ज़्यादा बेहतर होती है। द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल कैन ओनली बी यूज्ड रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर देन जी। जी इज एक्सपेक्टेड टू बी कांस्टेंट फॉर एवर, कि हमारा जो भी शेयर है उसकी ग्रोथ हर साल 4% है या 5% है 6% कांस्टेंट रहेगी और रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा होगा। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, इफ रेट ऑफ रिटर्न इज 7%, अच्छा जी, के एम क्या आ गया 12% एंड बीटा, बीटा हो गया प्राइस, प्राइस में जो फ्लक्चुएशन मार्केट की वजह से जो होती है उसको बीटा बोलते हैं 1.2। इसको हम रिस्क भी कहते हैं, ये रिस्क मार्केट रिस्क का जो है ना वो शो करता है। व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द फर्म स्टॉक। अब हमने क्या किया, फार्मूला क्या था कि रेट ऑफ रिटर्न के इज इक्वल टू के आर एफ, ये करंट ईयर का जो है रेट आ गया प्लस मार्केट रिटर्न आ गया माइनस आपका रेट ऑफ रिटर्न का फार्मूला, बीटा जो मार्केट रिस्क की रेशो थी। हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न था 7%, मार्केट में क्या चल रहा था, मार्केट रिटर्न चल रहा था, वो चल रहा था 12%, माइनस सी 7% इंटू बी, ये मार्केट रिस्क, मार्केट शेयर जो शेयर के रिस्क रेशो है 1.2। अब 12 में से 7 गया 5 को जब 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 प्लस 7 13%, तो ये हमारे पास रेट आ गया इसका। ये इसी तरह इसको हमने एक और एग्जांपल में देखा कि D0 $2 है, ग्रोथ कांस्टेंट 6% के साथ है, फाइंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड स्ट्रीम और नेक्स्ट 3 ईयर, तो अगले 3 साल के लिए हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो ग्रोथ क्या हो गया, पहले साल तो जीरो हो गया, एक साल बाद डिविडेंड शुरू होगा, तो 6% ग्रोथ कांस्टेंट है, यानी कि पहले साल भी 6%, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी। तो अगर D0 2% का ऊपर देखें तो 2% का अगर आप 6% देखें तो कितना हो जाएगा, 2 का 6% 12, तो 2.2 हो गया, 2.12 हो गया, फिर 6% इसमें और ऐड कर देंगे तो 2.24 हो जाएगा, फिर इसका 6% लेंगे तो 2.38 हो जाएगा। अब ये देखेंगे स्टॉक मार्केट वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अगर कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल की हम बात कर रहे हैं
तो कॉन्स्टेंट ग्रोथ मॉडल में क्या है, P इज इक्वल टू D1/KS माइनस जी। हमने पहले तीसरी स्लाइड में हमने इस फार्मूले को डिस्कस किया था। अब वहाँ हमने देखा था कितना था, पहले साल जो उसकी ग्रोथ थी, D1 की बात हो रही है तो 2% तो D0 था, तो 6% था। 6 का हमने D1 जब निकाला, ग्रोथ रेट कॉन्स्टेंट थी तो 6% का 6 दूनी 12, तो 12% तो हो गया 0.12, तो 2 में हमने ऐड कर लिया 2/12 जो पिछले एग्जाम्पल में, डिवाइड KS वो 13% था, माइनस जी ग्रोथ 6%, 6% को 6 में तकसीम करेंगे तो 0.06 आ जाएगा। अब 13 में से 0.06 गया तो 0.07 आ गया, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल बाद डिविडेंड लगने के बाद हमारे स्टॉक की वैल्यू $30.29 होगी, मार्केट वैल्यू। सेम ये वही इलस्ट्रेशन है, वही रेट है, $32.10 आ गया फ्यूचर के लिए। ये एक साल बाद की आ गई, पहले हमने D0 की बात की थी, ये D1 की बात आ गई एक साल के बाद, क्यों 247 हमने पहले निकाली है। अब जब हम ये D2 दूसरे साल का डिविडेंड, D3 तीसरे साल का डिविडेंड, D4 चौथे साल का डिविडेंड, तो अगर हम P1 निकाल रहे हैं एक साल के बाद तो यहाँ D2 आएगा। याद रखिएगा, जब यहाँ नॉट होगा तो पहले साल का डिविडेंड आएगा, जब P1 होगा तो दूसरे साल का डिविडेंड आएगा, यहाँ P3 होगा तो यहाँ 4 होगा। कोई डिविडेंड एक साल बाद अनाउंस होता है। तो P1 इज इक्वल टू D2/K माइनस H। D2 अपने अभी पिछले एग्जाम्पल में निकाला 2.247 आया था 2 साल बाद। ये देखें 2.247, यही वैल्यू 2.247 डिवाइड बाय K 13% है माइनस 6%, ये आ जाएगा $32.10। यानी कि इसका मतलब है कि दूसरे साल जो डिविडेंड है वो कितना डॉलर हो जाएगा शेयर का, $32.10। कुड ऑल्सो बी एक्सपेक्टेड रेट P1 इज इक्वल टू P0 1.6 $32.10। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, इससे हम जो है शेयर की वैल्यू का अंदाजा लगाते हैं कि मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी, फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलेगी। तो ये एग्जांपल्स आपको बुक्स में मिल जाएंगी, जो आपको रिकमेंडेड बुक है उसमें भी तमाम एग्जांपल दी हुई हैं। तो एक हम लेक्चर रखेंगे लास्ट ईद के बाद ना, उसमें फिर मैं वाइट बोर्ड पे आपको ना सारी तमाम टाइम वैल्यू मनी में फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, बॉन्ड वैल्यूशन और शेयर, ये हम एक न्यूमेरिकल इस पर हम करेंगे ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। और लास्ट टाइम डिस्कस हुआ था मैडम से, तो उसमें यह था कि हम आप एक जूम पे मीटिंग सेशन भी रखेंगे ताकि आपके तमाम क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। अब सुपर नॉर्मल ग्रोथ मॉडल क्या है कि कहता है अब अगर ग्रोथ है 30% फॉर द 3 ईयर और अचीविंग लॉन्ग रन ग्रोथ है 6%, तो क्या होगा, कैन नो लॉन्गर यूज जस्ट द कांस्टेंट ग्रोथ मॉड टू फाइंड द स्टॉक वैल्यू, हाउएवर द ग्रोथ रेट बिकम कांस्टेंट आफ्टर 3 ईयर्स। अब इसमें हम पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। पी का प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला आपको हमने बताया हुआ है। पी भी जब निकल आएगा तो उसको आप अपने P0 में ऐड, P0 निकल आएगा तो P1 उसमें ऐड कर देंगे, P1 में ऐड कर देंगे, उसकी प्राइस तो 2 हो जाएगा जो कांस्टेंट ग्रोथ है आपकी। तो सिंपल ग्रोथ 30% कॉमन है, K 13% था, G हर साल कांस्टेंट ग्रोथ है 30%, 30%, 30%, और ये थर्ड ईयर में जाके उसने कहा 3 साल बाद तो वो 6% थी पहले। तो D0 वही 2% था, इसका आप लगाएं तो 30% 2% का बनता है 60, इनके 2.60 हो जाएगा। फिर इसका 30% लगाएंगे तो ये 3.3 हो जाएगा, इसका 30% लगाएंगे 4.3 हो जाएगा, इसका फिर 6% लगाएंगे तो 4.658 हो जाएगा। इसको ये अब वैल्यू क्या आ गई 2.3 आ गई, फार्मूले में अब जब लगाया P0 इज इक्वल टू D1/KS माइनस जी, ये वो फार्मूले से इसकी वैल्यू निकलती है। ये P0 मीन करंट ईयर मार्केट वैल्यू क्या होगी 54.101। P3 निकालना 3 साल बाद तो क्या हो गया, डी क्या निकला था, ये P3 है तो यहाँ D4 आएगा। तो D4 देखें क्या है, D4 है 4.68। मैंने कहा था कि जो यहाँ P होगा उसमें एक ऐड कर देना, क्योंकि डिविडेंड एक साल बाद अनाउंस होता है। तो P3 की बात करें तो D4, तो D4 क्या है, ये देखें ये D0 था 1 2 3 4, D4 है 4.658, तो P3 मालूम कर रहे हैं तो ये 4.658 आ गया, डिवाइड बाय रेट ऑफ रिटर्न 13% था, माइनस जी था 6%, ये 66.54 आ गया आपको। ये उसी एग्जांपल की मज़ीद इलस्ट्रेशन है। तो ये सिंपल सा फार्मूला है, तमाम न्यूमेरिकल आप इसी तरह सॉल्व करेंगे इसके। अब हम डिस्कस करते हैं कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल। कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल क्या होता है, ये बेसिकली फ्री कैश फ्लोज को देखा जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट मॉडल में फ्री कैश फ्लोज बहुत ज़्यादा होता है, लोगों का आना जाना कैश का, शेयर बिक रहे हैं, बाय एंड सेलिंग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रही होती है। Also called the free cash flow method suggests the value of the entire firm equal to present value of the firm free cash flow, क्योंकि उसमें डेली बेस पे शेयर्स का बाइंग सेलिंग चल रही होती है, कैश आ भी रहा है, जब इसको फ्री कैश फ्लो कहा जाता है। रिमेंबर फ्री कैश फ्लो इज फर्म आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम। एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम फ्री कैश फ्लो की बात करेंगे तो ये हमेशा आपकी ऑपरेटिंग इनकम होती है, और ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स होती है। तो ये क्या है,
FCF का मतलब फ्री कैश फ्लो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर टैक्स, नेट वैल्यू, नेट वर्थ या नेट वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग, OP स्टैंड फॉर ऑपरेटिंग इनकम, AT मतलब आफ्टर टैक्स, माइनस नेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। रिमेंबर फ्री कैश फ्लो इज द फॉर्म आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम लेस द नेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो इसका ये फार्मूला आ गया। तो फ्री कैश फ्लो का फार्मूला क्या हुआ कि आप आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग इनकम में से माइनस कर देते हैं आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट। MV स्टैंड फॉर मार्केट वैल्यू। अब वो क्या कहता है जी, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। अब हमने किसी शेयर खरीदने से पहले किसी मार्केट की वैल्यू का अंदाजा लगाना है कि इस कंपनी की मार्केट वर्थ क्या है। तो हम किस साथ जज करते हैं उसको, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, फाइंड PV। पहले हम उस कंपनी की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करेंगे कि उसके फ्री कैश फ्लोज क्या है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म डेट कि उसने मार्केट से कितना कर्जा लिया हुआ, एंड प्रेफर्ड स्टॉक टू द गेट मार्केट वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक। तो क्या मतलब हुआ, मार्केट वैल्यू का फार्मूला हुआ इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ डेट माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट एंड कॉमन प्रेफर्ड स्टॉक। ये इसका फार्मूला हो गया कि उस कंपनी की करंट मार्केट वैल्यू में से माइनस कर देंगे उसका मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, उसका जो कर्जा उसने लिया हुआ, एंड कॉमन स्टॉक फर्म प्रेफर्ड जो उसने शेयर इशू किए, डिवाइड मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक बाय द नंबर ऑफ शेयर, जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अगर मिसाल तौर पे हमने बात की थी कि कंपनी की फ़र्ज़ करें 10 लाख शेयर हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, तो इसका मतलब हुआ उसकी कंपनी का कैपिटल कितना होगा, 1 करोड़। अब आपको 1 करोड़ तो मालूम है और आपको पता है प्राइस शेयर की 10 रुपये है, तो आपने नंबर ऑफ शेयर निकाला तो कैसे निकालेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो 1 करोड़ को जब 10 पे तकसीम करेंगे 10 लाख, इसका मतलब उस कंपनी का शेयर कितने 10 लाख। तो डिवाइड मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक बाय द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग टू गेट इंस्टेंट स्टॉक प्राइस। तो P0 का फार्मूला बन गया मार्केट वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, इसका फार्मूला ये आपने याद रखना। अच्छा, एक होता टर्मिनल वैल्यू TV। टर्मिनल वैल्यू क्या होता है, ये रिप्रेजेंट फ्रॉम द पॉइंट एट द ग्रोथ बिकम कांस्टेंट। जब ग्रोथ कांस्टेंट ग्रोथ रुक जाए तो उसे टर्मिनल वैल्यू कहते हैं। अब ये हम एक एग्जांपल लेते हैं, गिवन द लॉन्ग रन ग्रोथ रेट फ्री कैश फ्लो के साथ 6% है, वेटेड एवरेज कम 10% है, कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल में उसके हमने क्या करना है, वैल्यू मालूम करनी है। तो ये हो गया करंट ईयर 0 से 1 2 3 4, ये आपका डी आ गया। के क्या है जी, 10% उसने कहा, ये 10% रेट ऑफ रिटर्न। अब पहले साल क्या है जी, वो कहता है यूज द कॉर्पोरेट वैल्यू मॉडल टू फाइंड द फर्म इंट्रिंसिक वैल्यूज। अब उसकी जो ग्रोथ है, पहले साल जब 10% फार्मूले में लगाया तो -5 निकली, दूसरे साल क्या हुआ 10 आ गई, तीसरे साल 20 आ गई, 3 साल बाद उसका ग्रोथ 6% था, तो ये इसका 6% लेंगे 20 का, तो वो 6 दूनी 12, ये 21.20 आ जाएगा। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे -5 को उस फार्मूले में डाल के P0 इज इक्वल टू D1 ओवर K S माइनस G, तो ये आ गया। ये दूसरे साल का आ गया P0, P1, P2, P3, ये आपके पास वैल्यू 416.242। यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ गई, ये वही फार्मूला है, ये P0 आ गया डिवाइडेड बाय D डिविडेंड माइनस K माइनस G, तो ये TV आपके पास टर्मिनेशन वैल्यू आ गई। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू इक्विटी हमने पीछे निकाली थी 416, ये पीछे ये 416.42, ये मार्केट वैल्यू थी, ये आ गई 416.42, माइनस 40 मिलियन उसकी डेट वैल्यू थी। वो जब इसमें से 40 मिलियन उसका डेट की वैल्यू निकाली हमने, जो कंपनी के डेट लिया हुआ था, कर्जा लिया था, तो इसकी नेट वैल्यू क्या निकली 376.94 मिलियन। अब वैल्यू पर शेयर तो हमने सिंपल सा पढ़ा था कि जितने भी वैल्यू ऑफ शेयर उसको डिवाइड कर देंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, तो 376 ये आ गया आपके पास, उसकी मार्केट वैल्यू आ गई इक्विटी की, क्योंकि उसमें डेट माइनस कर दिया हमने, डिवाइड बाय अगर 10 मिलियन शेयर थे तो आपके पास $37 का एक शेयर आ गया उसका। फॉर्म मल्टीपल मेथड, फॉर्म मुख्तलिफ तरीके से मतलब मेथड यूज़ करते हैं स्टॉक मार्केट। पी ओवर, इसमें ये हम डिस्कस करेंगे। एनालिस्ट ऑफन यूज द फॉलोइंग मल्टीपल वैल्यू ऑफ P ओवर E, P ओवर CF, P ओवर सेल। अब ये क्या चीज़ें हैं, एग्जाम्पल हम देते हैं जी, बेस्ड ऑन द कंपेरेबल फॉर्म एस्टिमेट द अप्रोप्रिएट P ओवर E, मल्टीप्लाई दिस बाय एक्सपेक्टेड अर्निंग टू बी बैक आउट एन एस्टिमेट ऑफ द स्टॉक प्राइस। P क्या है, वो स्टॉक की प्राइस है, E क्या है, अर्निंग है, P प्राइस, C कैश फ्लो है, और P तीसरा मेथड P ओवर सेल
कि जो उसकी सेल की वैल्यू है उसको वो आ जाएगा। अब ये वही फार्मूला था, जस्ट हमने उसको क्या किया, हमने पहले फार्मूला पढ़ा था कि ये पी नॉट था, यहाँ पर डी ओवर के माइनस जी था। अगर उसी इक्वेशन को देखें तो हमने क्या किया, वो जो पी यहाँ मल्टीप्लायर था वो जाके डिवाइड हो जाएगा, जी माइनस में था तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये उसी से एक्सट्रैक्ट किया फार्मूला हमने। अब रिटर्न का फार्मूला उसी फार्मूले से बन गया, रिटर्न इज इक्वल टू डी वन ओवर पी नॉट प्लस जी। रेट ऑफ रिटर्न मालूम करना। तो मार्केट इक्विलिब्रियम कब होती है, जब आपकी एक्सपेक्टेड अर्निंग आपके एक्सपेक्टेड डिविडेंड के बराबर हो जाए, कैपिटल गेन्स के मुताबिक हो जाए। एक्सपेक्टेड रिटर्न आर ऑब्टेन बाय एस्टिमेटिंग डिविडेंड एंड एक्सपेक्टेड कैपिटल ऑफ गेन्स। रिक्वायर्ड रिटर्न्स आर ऑब्टेन बाय एस्टिमेटिंग रिस्क एंड अप्लाइंग द कैपिटल अर्निंग। अच्छा जी, हो मार्केट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश, मार्केट इक्विलिब्रियम बनाया कैसे जाता है। जब ये मार्केट की बात करते हैं तो एक थोड़ा सा कंसेप्ट इकोनॉमिक्स का भी याद रखा करें। इसका इक्विलिब्रियम का जहाँ भी ताल्लुक हो डिमांड और सप्लाई से है। जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस बढ़ जाती है, जब किसी चीज़ की डिमांड कम होती है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। सप्लाई क्या है, ये इसका इन्वर्स प्रोपोर्शन है। जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है सप्लाई बढ़ जाती है, जब किसी चीज़ की प्राइस कम होती है सप्लाई कम हो जाती है। तो जहाँ भी हम फाइनेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट अपने ज़हन में रखा करें। तो रिटर्न्स का भी ताल्लुक है, जब किसी चीज़ के मार्केट में शेयर की वैल्यू बढ़ रही होती है, डिमांड बढ़ रही होती है, लोग उसको तेज़ी से खरीद रहे होते हैं, तो शेयर की वैल्यू बढ़ रही होती है। जब शेयर की वैल्यू बढ़ रही होती है तो उसकी अर्निंग भी ज़्यादा हो रही होती है, तो कंपनी के कैपिटल में ग्रोथ हो रही होती है। इफ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एक्सीडेड रिक्वायर्ड रिटर्न, द करंट प्राइस पी इज टू लो एंड ऑफर्स अ बार्गेन। नंबर 2, बायर ऑर्डर विल बी ग्रेटर देन द सेल ऑर्डर। अभी मुख्तलिफ उसने सर्कमस्टांसेस बता दिए हैं, स्टांसेस बता दिए हैं जहाँ पे इक्विलिब्रियम हो सकता है। नंबर 1 कि जब करंट प्राइस जो है वो लो हो जाए आपकी और बार्गेनिंग पोजीशन में हो तब इक्विलिब्रियम होती है। बाय ऑर्डर्स विल बी ग्रेटर देन द सेल ऑर्डर्स, कि डिमांड बढ़ गई सप्लाई कम है। या पी नॉट करंट ये जो प्राइस थी विल बी बिड ऑफ अंटिल एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल टू द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि आप जो रेट ऑफ रिटर्न आपका चल रहा है वही आपका अगर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न था तब भी ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाती है प्राइस। रिक्वायर्ड रिटर्न के नॉट, बाद बुक्स में मैंने बार बार बताया उसको ये आर दिया हुआ होगा, जैसे गिटमैन है या वैन हॉर्न की बुक में इसको आर से शो किया होगा, तो के मतलब भी वही है। इसके अब रेट ऑफ रिटर्न के चेंजेस से क्या इफेक्ट आता है, फैक्टर दैट इफेक्ट द स्टॉक प्राइस। अब जब जब रेट ऑफ रिटर्न चेंज होता है तो कहाँ का इफेक्ट करता है। नंबर 1 चेंजिंग इन्फ्लेशन, जब भी इन्फ्लेशन चेंज होगा कुड काज द रेट ऑफ रिटर्न टू चेंज। आपका नजर बात है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है या कम होता है तो आपका रेट ऑफ रिटर्न भी कम ज़्यादा हो जाता है। मार्केट रिस्क प्रीमियम, तो जिसको हमने बीटा से शो किया था मार्केट रिस्क, पिछले क्वेश्चन में 0.2 हमने उसकी वैल्यू दी थी। तो मार्केट रिस्क प्रीमियम और एक्सपोजर टू द मार्केट रिस्क बीटा कुड भी चेंज, ये भी चेंज हो जाएगा। जाहिर बात है जब मार्केट में हालात तब्दील होते हैं तो एनवायरमेंटल फैक्टर भी आता है, इकोनॉमिकल फैक्टर भी आता है, इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस पे भी इफेक्ट आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी इफेक्ट आता है। तो ये तमाम चीज़ें रिलेटिवली आपस में चेंज होना शुरू हो जाती हैं। ग्रोथ रेट कुड भी चेंज, ग्रोथ रेट भी चेंज हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ड्यू टू इकोनॉमिक मार्केट कंडीशन या ड्यू टू फर्म कंडीशन। ठीक है जी, या हो सकता है डायरेक्टरों में चेंज आ जाए, नए डायरेक्टर्स आ सकते हैं, पुराने एग्जिट कर सकते हैं, तो मुख्तलिफ ऑप्शन है। ये मुख्तलिफ हमने 4-5 ऑप्शन यूज़ की जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस चेंज हो जाती है। अब एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस क्या होता है, व्हाट इज एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, को ईएमएच भी बोलते हैं, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। सिक्योरिटीज जो हमारी कंपनी की सिक्योरिटी आर नॉर्मली इन इक्विलिब्रियम आर फेयरली प्राइस्ड। हर कंपनी की कोशिश जो होती है जब हम एफिशिएंट मार्केट की बात करेंगे तो हम आइडल इन्वायरमेंट की बात करेंगे कि किसी भी कंपनी में आइडल इन्वायरमेंट क्या होगा। तो एक उसमें क्या है कि हमारे तमाम शेयर्स फेयरली प्राइस्ड हैं। ठीक है जी। दूसरा, इन्वेस्टर कैन नॉट बीट द मार्केट एक्सेप्ट थ्रू गुड लक और बेटर इंफॉर्मेशन। इन्वेस्टर जो है या तो बहुत ही मार्केट ओरिएंटेड है और उसको मार्केट नॉर्म्स का पता है कि वो हो सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर दे, या उसको पेट इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज आपके कंपेटिबल जा रहे होते हैं। ये एक थोड़ा सा रिस्क भी होता है कि अगर इन्वेस्टर आपका उसको अवेयरनेस बेहतर पता है, मार्केट की स्ट्रेटजी का पता है, मार्केट के ट्रेंड का पता है, टेंडेंसी का पता है, तो वो बाज़ पर अपनी इन्वेस्टमेंट बिफोर टाइम निकाल के कहीं और इन्वेस्ट कर देता है। लेवल ऑफ मार्केट एफिशिएंसी क्या है जी, वीक फॉर्म एफिशिएंसी है, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी और स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी। ये मार्केट एफिशिएंसी की मुख्तलिफ किस्में हैं। वीक फॉर्म है, सेमी स्ट्रॉन्ग है और स्ट्रॉन्ग है। वीक फॉर्म एफिशिएंसी क्या होती है, वीक फॉर्म ये होती है कि आपने माजी में देखते हैं कि किसी कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं किया, कैन नॉट प्रॉफिट बाय लुकिंग अ पास्ट एंड रिसेंट डिक्लाइन इन नो रीजन टू थिंक स्टॉक विल गो अप और डाउन इन द फ्यूचर। ऐसी कंपनी जो है माजी में मतलब जिसको अच्छा हेल्दी उसने प्रॉफिट अर्न ना किया हो, और आप ये भी तय नहीं कर सकते आया कि कंपनी ऐसी पोजीशन पे है, एक ऐसे पॉइंट पे है
कि आइदर या नेक्स्ट ईयर जो है ये प्रॉफिट अर्न करती भी है या नहीं करती, या लॉस बेयर करती है। एविडेंस सपोर्ट वीक फॉर्म एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस हम कहते हैं, बट टेक्निकल एनालिसिस स्टिल यूज्ड। सेमी स्ट्रॉन्ग होता है पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, ऐसी कंपनी जिसकी पब्लिकली इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, आप उसकी बुक से, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी से, प्रॉफिट एंड लॉस से, या उसके इनकम स्टेटमेंट से या बैलेंस शीट से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इस कंपनी की ग्रोथ क्या है, इस कंपनी का प्रोडक्ट कैपिटल क्या है, इसका फ्यूचर मार्केट वर्थ क्या है। ऑल पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड इन स्टॉक प्राइस, so it does not pay to over the analysis annual report looking for the undervalued stock. Largely true, but superior analyst can still profit by finding and use the new information. Strong efficiency form कौन सी होती है? All information, even inside information, is embedded in a stock price. No true insight can gain by trading on basis of insider information, but that's illegal. स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंसी क्या होती है कि आपकी कंपनी की तमाम जो है एक तो प्राइवेसी भी रहती है, और आपको जो भी है कंपनी के शेयर्स है वो कॉन्टिन्यूस ग्रोथ कर रहे होते हैं, और आपका पेड अप कैपिटल बढ़ रहा होता है, और हर साल आपका डिविडेंड बेहतर से बेहतर होता जाता है। इज़ द स्टॉक मार्केट एफिशिएंट? अब ये एक एम्पेरिकल रिलेशन है, एम्पेरिकल स्टडीज़ है जो जिसमें हमें ये पता चलता है कि हाईली एफिशिएंट इन द वीक फॉर्म। बाज़ बात होता है कि आपकी कुछ कंपनी हाईली एफिशिएंट होती है लेकिन उनकी फॉर्म वीक होती है ड्यू टू books. Reasonably efficient in the semi strong, not efficient in the strong form. तो ये एक empirical relation है between weak, semi और strong. अब हम आते हैं इसकी एक एग्जांपल की तरफ। वो कहता है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की हम बात करें, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम टू एनालिसिस स्टॉक सीक द बार्गेन, नो ट्रेडिंग रूल्स कैन बी यूज्ड टू बीट द मार्केट, डिफिकल्ट बीट मार्केट रूल अनलेस। कब तक आप नहीं कर सकते मार्केट में? अबव एवरेज इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, अबव एवरेज स्किल इन स्टॉक एनालिसिस हो गया, अबव एवरेज लक। तो ये पॉइंट है जो फ्यूचर में कंपनी के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, कैपेसिटी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय एंड होल्ड लो कॉस्ट इंडेक्स फंड लाइक S&P कंपनी है, 500 एक्सपेंसिव रेशो उसकी दी है 0.0%, ओवर अ रिसेंट 15 ईयर पीरियड, 15 साल का पीरियड है। इंडेक्स बीट किया है जी 97% ऑल स्टॉक ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। कुछ होल्डिंग कंपनीज होती हैं, होल्डिंग कंपनीज वो होती हैं जो जिन्होंने अपना सरमाया जो है वो दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ होता है। प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है? बेसिकली ये हाइब्रिड किस्म की सिक्योरिटी है, बिल्कुल एक बॉन्ड की किस्म है। हमने लास्ट चैप्टर में बॉन्ड पढ़ा था, वो बॉन्ड। प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर रिसीव अ फिक्स्ड डिविडेंड दैट मस्ट बी पेड बिफोर डिविडेंड आर पेड टू द कॉमन स्टॉक होल्डर। प्रेफर्ड स्टॉक वो होता है कि आपकी प्रेफरेंस जो होती है कि सबसे पहले इन लोगों जिन्होंने प्रेफर्ड स्टॉक बाय किए होते हैं, ये आपके डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है जी। और दूसरा ये है कि इनको डिविडेंड अनाउंस होता है फिक्स रेट के साथ, और इनका डिविडेंड देने के बाद फिर जो आपका डिविडेंड बचता है वो आप बाकी कॉमन शेयर होल्डर्स को डिवाइड करते हैं, जो हम कॉमन स्टॉक होल्डर भी कहते हैं, कॉमन शेयर होल्डर भी कहते हैं। हाउएवर कंपनीज कैन नॉट ओमिट प्रेफर्ड डिविडेंड पेमेंट विदाउट फेयर ऑफ पुशिंग द फर्म इनटू द बैंकरप्सी। अगर आप दिवालिया भी होने जा रहे हैं लेकिन आपको वो प्रेफर्ड स्टॉक को पे करना पड़ेगा प्रॉफिट। ए प्रेफर्ड स्टॉक विद एन एनुअल डिविडेंड 5% सेल फॉर द $50, व्हाट इज द प्रेफर्ड स्टॉक एक्सपेक्टेड रेट ऑफ टर्न? अब वो कहता है कि अगर प्रेफर्ड स्टॉक है उसकी वैल्यू कितनी है, वो ₹5 में सेल हो रहा है और $50 का है, $5 में उसकी एनुअल डिविडेंड है उसका, तो उसकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? तो सिंपल फार्मूला है पी प्रेफर्ड स्टॉक इज इक्वल टू डी आपका डिविडेंड ओवर के रिटर्न आ गया। तो प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू कितनी दी हुई थी आपको? वैल्यू ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक दिया हुआ था $50, डिविडेंड दिया हुआ था $5 डिवाइड बाई के। अब ये के वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा 50 पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब रेट ऑफ रिटर्न क्या है 10%। इसका मतलब ये हुआ, जिसको इस तरह भी हम कह सकते हैं कि 50 का आप अगर 10% निकालें तो क्या आता है 5%, ये 5% डिविडेंड। थैंक यू जी, आज का हमारा लेक्चर ये फिनिश हुआ।